So, hello everyone. Today we will discuss one more topic, policy framework for agricultural extension. So student, इसके ऑलरेडी पहले मैंने एक जो आपका लेक्चर है, इससे बेसिकली पॉलिसी क्या है, उसके टाइप क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उसका फ्रेमवर्क क्या है, उसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है. तो जो भी EXT 601 के स्टूडेंट हैं, आप यदि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा. आज वाले सेशन में मैं डिस्कस करूंगा कि पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या पॉलिसी का फ्रेमवर्क है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसका क्या रोल है और क्या क्या इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या इसके कंपोनेंट हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे इसका इंट्रोडक्शन देखा जाए कि पॉलिसी का फ्रेमवर्क एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए क्यों नेसेसरी है, क्यों इसको बनाना पड़ा. तो जैसे आपका देखना कि आपकी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है और उसको हर पर्सन को आपको जो खाने की प्रॉब्लम्स हैं या हमारे यहाँ फूड की जो प्रॉब्लम है वो सफिशिएंसी जो 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन आई उससे जो वो लैग था सबको खिलाने का या फूड की जो क्राइसिस थी वो फुलफिल हुई. अब क्या है कि जैसे न्यूट्रिएंट एग्रीकल्चर की आवश्यकता है क्योंकि प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट क्या है कि जो न्यूट्रिटिव एग्रीकल्चर है या जो आपके फूड में न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ है वो डे बाय डे डाउन हो रही है ड्यू टू इनसफिशिएंट यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र. तो इस वजह से जो ऐसी पॉलिसी आपको फ्रेमवर्क बनानी है कि जो वो फूड प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो, आपका न्यूट्रिएंट वैल्यू भी इंक्लूड हो फूड में, प्लस क्या है कि जो एक्सटेंशन का रोल है वो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा है क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है या नए इनोवेशन हो रहे हैं, इन्वेंशन हो रहे हैं या कोई पॉलिसीज़ बनाई जा रही है या प्रोग्राम कोई आ रहा है तो उसको डिसिमिनेट करने का या फ्रॉम रिसर्च स्टेशन टू फार्मर तक उसको पहुंचाने का काम एक्सटेंशन वर्कर या एक्सटेंशन का ही. इसलिए हमको ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है जो कि हर टेक्नोलॉजी को हम रिसर्च स्टेशन से डोर टू डोर फार्मर के डोर टू डोर पहुँचा सकें. इसलिए क्या है कि इसका फ्रेमवर्क इंक्लूड किया गया और एक्सटेंशन के लिए क्या फ्रेमवर्क रहने चाहिए. जैसे क्या है कि इसके डिफरेंट इसमें कंपोनेंट हैं जिसको मैं डिस्कस करूंगा बाय द हेडिंग, और आप इसको चाहेंगे तो मैं नोट कर शेयर कर दूंगा. बट जो आपको एक आइडिया आ जाना चाहिए कि इसका फ्रेमवर्क में बेसिकली एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए फ्रेमवर्क क्या है. जैसे जो भी आपके प्रोग्राम निकल के आए, चाहे वो प्री इंडिपेंडेंस इरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा या कंट्री डेवलपमेंट इरा में जो भी प्रोग्राम आए वो सब आपकी पॉलिसीज़ ही थी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए, जिससे क्या है कि आपके प्रोडक्शन में सफिशिएंसी आई, जो टेक्नोलॉजी थी वो डिसिमिनेट हुई फार्मर तक. तो जैसे क्या है कि आप देख रहे होंगे कि एक्सटेंशन को प्राइवेट एक्सटेंशन में भी लेके आया जा रहा है. पब्लिक एक्सटेंशन ऑलरेडी पहले था, NGO वर्क कर ही रहे हैं, तो प्राइवेट एक्सटेंशन सर्विसेज का सम अमाउंट लेके जो भी एक्सटेंशन सर्विसेज वो प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे आपको फार्मिंग रिलेटेड सर्विस, चाहे कोई डेयरी रिलेटेड, चाहे एक्वाकल्चर या ट्रेनिंग सर्विसेज, वो सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. तो आप देख रहे होंगे कि एक्सटेंशन का जो रोल है वो पहले से अब बहुत चेंज हो चुका है. पहले क्या था, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच, कम्युनिटी डेवलपमेंट एक आपका प्रोग्राम आया था 1952 में, जो उसका क्या था कि जो भी कम्युनिटी है एक एरिया की आपको फार्मर को या लोगों को सेलेक्ट करके उनको डेवलप करना था सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में उनकी, बाय द हेल्प ऑफ प्रोवाइडिंग इनपुट, इंफॉर्मेशन, ये सब कंपोनेंट उसको प्रोवाइड करा के आप उनका डेवलपमेंट करते थे. फिर उसके बाद आपका नेशनल एक्सटेंशन सर्विस आया 1953 में, वो भी इसी फ्रेमवर्क में है. आप इन सब के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इस प्रोग्राम का एम था, अगर 4 लाइन में लिख देंगे तो ये आपका हो जाएगा कि पॉलिसी फ्रेमवर्क. बेसिकली आपको आइडिया जाएगा कि पॉलिसी फ्रेमवर्क में होता क्या है. कम्युनिटी डेवलपमेंट आपका हो गया, नेशनल एक्सटेंशन सिस्टम हो गया, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस हो गया. फिर आप देखेंगे इंटेंसिव एग्रीकल्चर इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP, फिर IAP जो कि जिसको आप पैकेज प्रोग्राम बोलते हैं, 1960 में आया था. फिर इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम था जो 1964 में आया था. तो इन सब आप देखें हाई यील्डिंग वैरायटीज़ प्रोग्राम आया, ये आपके 1950 से 1970 तक ये प्रोग्राम आपके चले. फिर आपने देखा होगा बहुत से प्रोग्राम आपके आए, जैसे आपका एक था मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट प्रोग्राम था, मीडियम फार्मर डेवलपमेंट मार्जिनल आपका 1960-1970 में आया. तो ये सब प्रोग्राम जो हैं वो क्या आपके इसमें पॉलिसीज़ में फ्रेमवर्क में आते हैं एक्सटेंशन के. फिर 1970 के दशक से क्या है कि टेक्नोलॉजी आ गई तो उसको ट्रांसफ़र करना था.
कैसे हम ट्रांसफ़र करें, तो उसके लिए आप डिफरेंट आपके प्रोग्राम आए। जैसे उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम आया, जिसमें टॉप टू डाउन, डाउन टू टॉप टेक्नोलॉजी जाती थी, इन्फॉर्मेशन जाती थी। तो वो प्रोग्राम आपका निकल गया, जिसमें क्या रहता था कि सिंगल लाइन कमांड पे जाती थी इन्फॉर्मेशन। बेसिकली मोस्टली वो टॉप से डाउन की तरफ ही आता था, उसमें वर्टिकल होता था। तो ये प्रोग्राम आपका निकल के आया, जिसमें डिफरेंट उसमें रजिस्टर्ड रहते थे फार्मर, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी, उनको प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी जाती थी, उनके इकोनॉमिक सिचुएशन में या इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप किया जाता था। वो भी आपका ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम का, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम का आपका कंपोनेंट था। उसके बाद आपके जो डिफरेंट और से प्रोग्राम बहुत से आए, जिसमें आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड था, जिसमें टीवी का ही सबसे ज़्यादा अप्रोच रहा है। फिर आपने देखा फार्मिंग सिस्टम अप्रोच एक निकल के आया, फार्मिंग सिस्टम अप्रोच 1950 से 60 के दशक में ये भी था। तो इसमें क्या रहता था कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन का था, इसमें टीचिंग की जाती थी फार्मिंग सिस्टम अप्रोच में, फार्मर को सिखाया जाता था फार्मिंग के बारे में। इससे क्या होता था कि जो फार्मर को एक अप्रोप्रिएट तरीका है या अप्रोप्रिएट जो मेथड है वो पता चलता था। तो इसमें क्या, जैसे आप देखेंगे फार्मिंग सिस्टम अप्रोच में कि फार्मर की सबसे पहले क्या है कि उसके नीड और एरिया को एनालिसिस किया जाता था कि उस एरिया के बेसिस पे उसको हम क्या ट्रेनिंग देंगे, क्रॉप प्रोडक्शन का देंगे, लाइव स्टॉक का देंगे, हॉर्टिकल्चर का देंगे, या किसी अदर वैल्यू एडेड कमोडिटीज़ का देंगे, या फाइनेंशियल सपोर्ट उसको देंगे। फार्मर का पार्टिसिपेशन कराते थे और उसको रिसर्च एक्सटेंशन से लिंकेज करवाते थे डिफरेंट सोसाइटीज़ को। तो ये किसका था, फार्मिंग सिस्टम अप्रोच का कंपोनेंट था। नेक्स्ट आपने देखा होगा कि प्रपोज एक्सटेंशन पॉलिसी, तो ये फ्रेमवर्क है पॉलिसीज़ के जो कि आपके एक्सटेंशन में निकल के आए। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक मल्टी एक्सटेंशन एजेंसी सर्विस चलती है, तो मल्टी एजेंसी एक्सटेंशन सर्विस में आपका स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ICR के जो जोनल रिसर्च स्टेशन होते हैं वो आपके होते हैं, स्टेट के डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होगा चाहे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होगा। ये मल्टी एजेंसी एक्सटेंशन सर्विस एक जगह पे आपको डिफरेंट सारी एक्टिविटीज़, आपको इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। वो आपके किस में आते थे, मल्टी एजेंसी एक्सटेंशन सर्विस में। नेक्स्ट आपका आता है प्राइवेट एक्सटेंशन सर्विस, ये भी आपकी पॉलिसी फ्रेमवर्क में आता है फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। प्राइवेट ऑलरेडी मैंने बताया कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन हो गए, फार्मर कोऑपरेटिव हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए। ये क्या थे एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस, आपने देखा होगा हर रजिस्टर्ड है। तो ये सब इनपुट सप्लायर हो गए, ये भी एक्सटेंशन के लिए वर्क करते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, जैसे कमर्शियल क्रॉप हो गए, टोबैको की, ये सब क्या आप किस में आते हैं, प्राइवेट एक्सटेंशन सर्विसेज में आते हैं, जो फ्यू अमाउंट लेकर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं या आपको मेथड बताते हैं। नेक्स्ट आपका क्या आता है, मास मीडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका सबसे ज़्यादा आपका रोल रहा है एक्सटेंशन के डेवलपमेंट में। इसमें जैसे आपका प्रिंट मीडिया आ गया, आपका रेडियो, टेलीविज़न, प्राइवेट केबल चैनल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी थ्रू कंप्यूटर, निकनेट, इंटरनेट, वीसेट, फार्म इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज, FIACS, प्राइवेट पोर्टल्स हो गए, पब्लिक प्राइवेट इंफॉर्मेशन शॉप्स हो गए। तो ये आपके किस में आते हैं, मास मीडिया ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपका पब्लिक एक्सटेंशन सर्विस आता है। पब्लिक एक्सटेंशन में कि नॉलेज बेस्ड सर्विसेज आप प्रोवाइड कराते हैं, जो कोई भी एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ किसी भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है या ट्रेनिंग दी जाती है, वो आपका पब्लिक एक्सटेंशन सर्विस में आता है। अब इन सबको पब्लिक एक्सटेंशन में आप कैसे प्रमोट करेंगे फार्मरों को, तो उनको हम प्रमोशन करेंगे फार्मर पार्टिसिपेटरी अप्रोच में, कि आप पार्टिसिपेट करो डिफरेंट ट्रेनिंग में, प्रोग्राम में। नेक्स्ट आपका क्या आता है कि प्रमोशन ऑफ डिमांड ड्राइवन एंड फार्मर अकाउंटेबल एक्सटेंशन। तो फार्मर ड्राइवन एक्सटेंशन क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू फार्मर के नीड के बेसिस पे उसको किस चीज़ की आवश्यकता है, उससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराते हैं, तो फार्मर ड्राइवन एक्सटेंशन सर्विस होता है। आपने मार्केट रिलेटेड एक्सटेंशन एक नाम सुना होगा, वो मार्केट के बेसिस पे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं कि मार्केट में क्या डिमांड है, उसके बेसिस पे प्रोडक्शन हम लोग करते हैं। तो ये सब आपके किस में आते हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क में। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि इसी में पॉलिसीज़ में इंस्टीट्यूट भी आते हैं गवर्नमेंट के, तो
इंस्टीट्यूट ने पहले, जैसे आपने देखोगे ICAR के इंस्टीट्यूट बने, स्टेट एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट बने, आपका KVK बना, ये सब आपके एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ में या उसके पॉलिसीज़ में ही थी एक्सटेंशन की एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे आपने देखा होगा DDG एक्सटेंशन ICAR सिस्टम में भी बना। तो इनका क्या है कि इसमें आपका जैसे स्टेट एग्रीकल्चर हो गया, आत्मा आपका हो गया और ICAR आपका हो गया, तो इन सबको रिस्ट्रक्चर भी किया जाता है। सबसे ज़्यादा जैसे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने आत्मा देखा होगा, ये एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ को करता है। ये फार्मिंग सिस्टम के लिए इनोवेशन भी करता है, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेन भी करता है, टेक्नोलॉजी गैप को फुलफिल भी करता है, नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट करता है, मार्केटिंग एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिंकेज को प्रोवाइड कराता है। एट ए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका आत्मा, तो ये आपके इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग में आ जाता है। आपने एक और सुना होगा REP, स्ट्रेटजिक रिसर्च एक्सटेंशन प्लान, ये आपका आत्मा का ही कंपोनेंट है। तो इसमें भी क्या है कि आप PRA के हेल्प से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं विलेज में जाके, और उसी के बेसिस पे आप वो आपका किस में आता है, SREP, आपने नाम सुना होगा, स्ट्रेटजिक रिसर्च एक्सटेंशन प्लान, जो आपका किसका कंपोनेंट है, आपका कंपोनेंट है वो आत्मा का। फिर आपने देखा होगा आत्मा के ब्लॉक लेवल पे वर्क करते हैं, BTT जिसको ब्लॉक टेक्नोलॉजी टीम भी बोलते हैं। तो ये सब आपके किस में है, इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग में है। फिर आपका क्या जाता है कि मैनेजमेंट रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कौन कौन से मैनेजमेंट रिफॉर्म्स हुए वो भी पॉलिसीज़ में है आपका। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट को, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देती है, आत्मा एंड जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रजिस्टर्ड सोसाइटीज, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल में आपके KVK होते हैं या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होते हैं। ये सब मैनेजमेंट रिफॉर्म है। और ICAR का रोल तो सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ में है, ये ऑलरेडी आपको पता है। अब आपको कैसे इम्प्रूव करने के लिए ये कौन से पॉलिसीज़ किए गए, जैसे इम्प्रूविंग रिसर्च एक्सटेंशन लिंकेज, इन सब एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से एक्टिविटीज़ लाई गई। तो उसमें पहली एक्टिविटीज़ आपकी थी प्रमोशन ऑफ डायरेक्ट इंटरफेस बिटवीन फार्मर एंड साइंटिस्ट। जैसे आपने देखा बहुत से इंटरफेस बने हैं, फार्मर एक बार सर्च मारता है, इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाती। तो ये क्या है कि इससे भी इम्प्रूविंग रिसर्च एक्सटेंशन लिंकेज इम्प्रूव हुआ। फिर क्या है कि आपने देखा होगा कि रिसर्च प्रियोरिटी सेटिंग बेस्ड ऑन SREP, मतलब रिसर्च के बेसिस पे आप जब जोनल रिसर्च लेवल पे या जोन लेवल पे, स्टेट लेवल पे जब आप इंटरफेस बनाते हैं तो वो आपका रिसर्च प्रियोरिटी हो जाता है। फिर आप कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सटेंशन फंक्शन है, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आ जाता है। कौन कौन से आपने प्रोग्राम या एक्टिविटीज़ किए जिससे HRD ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हुआ। इसमें क्या कि ट्रेनिंग प्रोग्राम का फॉर्मुलेशन करते हैं, उसके बाद क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो ये आपकी किस में आ जाती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे HRD में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में अगर कोई वर्क करता है कोई भी इंस्टीट्यूट, तो मैनेज आपने सुना होगा, जिसको नियाम भी बोलते हैं। फिर क्या आपका जैसे ICT का यूज़ आया, तो ICT से क्या यूज होने से कि इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको इंक्रीज इनका करवाना था। IT एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग में इनका यूज करके मार्केटिंग फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराना था। वाइडर यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मास मीडिया फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज कराना था मास मीडिया का। फिर फार्मर पार्टिसिपेशन इन IT प्रोग्राम, फार्मर का भी पार्टिसिपेशन नेसेसरी है इन सब प्रोग्रामों में। सपोर्ट टू स्टेट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये जैसे ICT का जो आपने कियोस्क का नाम सुना होगा, डिफरेंट ICT के जो टूल चले हैं, ये आपके हेल्पफुल हुए इसकी पॉलिसी को चेंज करने में। नेक्स्ट आपका क्या है कि जैसे फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन आ जाता है इसी पॉलिसी से रिलेटेड क्या वर्क किए गए। तो इसमें गवर्नमेंट ने जो डिफरेंट नाबार्ड के थ्रू या रूरल बैंक के थ्रू जो भी सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराती है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम भी इसी में आ जाएगी। तो ये सब किस में आ जाएंगे, आपको फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी में आ जाएंगे। एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स, आपको किस हिसाब से जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्स है उसको कैसे यूज करना है, ये भी इसमें आपको सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्या है अब लास्ट में कि चेंजिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट का रोल डे बाय डे आपके चेंज हो रहे हैं। पहले जो था क्या था, सिर्फ प्रोडक्शन इंक्रीज करना था। अब क्या है, गवर्नमेंट को सब्सिडी भी प्रोवाइड करानी है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना है, प्लस आपके न्यूट्रिएंट एग्रीकल्चर पे भी ध्यान देना है,
प्लस उसकी मार्केटिंग भी करानी है, तो अब एक सिंगल विंडो सिस्टम की तरह गवर्नमेंट को कवर करना पड़ेगा। ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी जो फार्मर का, उनके प्रोडक्ट्स का एक फेयर प्राइस मिले। जैसे एमएसपी का सबसे बड़ा रोल होता है इसमें, फार्मर की सोशो इकोनॉमिक इंक्रीज चेंज करने में। उनको मार्केट फैसिलिटीज़ होती है, अगर ये फैसिलिटीज़ उनको प्रॉपर मिलेंगी तो फार्मर का जो यूथ का आपने देखा होगा कि माइग्रेट हो रहा है एग्रीकल्चर से, वो माइग्रेट नहीं होगा। तो ये सब ऐसी पॉलिसीज़ आपको बनानी पड़ेगी कि जिससे फार्मर का ओवरऑल डेवलप हो सके। तो ये चीज़ें हेल्पफुल हैं आपके चेंज करने में। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपका कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। इसको आप डालेंगे अगर गूगल पे भी सीधा सा आप अगर तो आपको पावर पॉइंट या नोट्स या बहुत से ऐसे आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप डालिएगा पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जिसमें जो आपका सिलेबस है बीएमएस का, उसमें लिंक दी गई। आप लिंक को कॉपी करिए, क्रोम पे पेस्ट मारिए, आपका निकल के आ जाएंगे। पेज थोड़ा लंबे होंगे लेकिन आपको मैटर आपको मिल जाएगा। तो सेशन को अपने जूनियर तक ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।